मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ABC है। हमें पता करना है कि त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, और यह भी पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह संबंधित हैं। साथ ही ये भी पता करेंगे कि क्या इनके कुछ गुण धर्म यानी प्रॉपर्टी होते हैं। मान लेते हैं कि हम इस शीर्ष मतलब वर्टेक्स से एक रेखा खींचते हैं जो इस भुजा को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करती है। तो ये रेखा इस त्रिभुज की माध्यिका है जो इस भुजा को समद्विभाजित करेगी। ये बिंदु B है और मान लीजिए ये बिंदु D है। तो BD की लंबाई और DC की लंबाई बराबर होगी। चलिए ऐसा सभी भुजाओं के लिए करते हैं। हम यहां से भी एक माध्यिका खींच सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु E है, तो AE की लंबाई और EC की लंबाई बराबर होगी। अब हम यहां से भी एक माध्यिका खींच सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज की सभी माध्यिका एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और वो बिंदु संगामी मतलब कॉन्करेंट होता है। तो ये वो बिंदु है जहां तीनों माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब यहां से एक माध्यिका खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु F है, तो AF की लंबाई और FB की लंबाई बराबर होगी। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। जब आप भौतिकी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म त्रिभुज है और जब आप इसे घुमाते हैं तो ये अपने केंद्रक के परितः घूमता है। लेकिन अभी हम इसे ज्यामितीय निरूपण द्वारा पढ़ेंगे। हमने इस बिंदु को F मान लिया है, तो मान लेते हैं कि ये केंद्रक G है। अब अगर हम इस त्रिभुज को एक यूनिफॉर्म त्रिभुज मानते हैं तो ये अपने केंद्रक के परितः घूमेगा। हम देख सकते हैं कि हमने इस त्रिभुज को 6 छोटे त्रिभुजों में बांट दिया है। ये बहुत ही रोचक है क्योंकि सभी छोटे त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं, लेकिन इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। और इस वीडियो में हम यही सिद्ध करेंगे। मतलब हम ये सिद्ध करेंगे कि सभी छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम इन छोटे त्रिभुजों के विभिन्न युग्म यानी पेयर को लेंगे। चलिए पहले इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसे सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि हम इन दोनों त्रिभुजों को कुछ इस तरह घुमाते हैं। लगता है मैंने इसे अच्छे से बना दिया है। तो ये बिंदु G है, ये C है, ये B है और ये इस माध्यिका का एक भाग है। तो ये बिंदु D है। हम जानते हैं कि इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर है। हम यहां देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 गुणा आधार B गुणा ऊंचाई h होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं और इनकी ऊंचाई भी बराबर है जो इस भुजा के बराबर है। तो इन दोनों के आधार बराबर हैं और ऊंचाई भी बराबर है। हम जानते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल का उन्नतांश मतलब एल्टीट्यूड त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। हम इसे अधिक कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है और क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं और ऊंचाई भी बराबर है, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी x ही होगा। इसी तर्क के अनुसार इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के बराबर है और इन दोनों की ऊंचाई भी बराबर है। इसलिए अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को y मानते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी y ही होगा। मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। इसी तर्क का प्रयोग हम यहां इन दोनों त्रिभुजों के लिए भी कर सकते हैं। यहां भी दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं, यानी कि भुजा BF की लंबाई भुजा FA की लंबाई के बराबर है और इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी बराबर है। इसलिए अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल Z मानते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी Z ही होगा। अभी तक हमने इस बड़े त्रिभुज को 3 त्रिभुजों के युग्म में बांट दिया है जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। लेकिन हमें यह सिद्ध करना है कि सभी छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम इसी तर्क का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार किसी दूसरे त्रिभुज के युग्म के साथ करेंगे। चलिए त्रिभुज BAE लेते हैं। तो त्रिभुज BAE का क्षेत्रफल
बराबर z जमा z जमा y होगा। इसे यहां लिखते हैं z जमा z जमा y। अब त्रिभुज BEC के क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं। देखते हैं ये किसके बराबर है। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल x जमा y के बराबर होगा। इसे यहां लिखते हैं त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर x जमा y। तो इस तर्क के अनुसार इन दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं और इनकी ऊंचाई भी बराबर है। यहां एक उन्नतांश बनाते हैं। ये त्रिभुज के बाहर स्थित होगा क्योंकि ये एक अधिक कोण वाला त्रिभुज है, तो इनकी ऊंचाई बराबर है। इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इनको जोड़ने पर ये 2z जमा y बराबर 2x जमा y होगा। अब दोनों पक्षों से y घटाने पर ये दोनों y रद्द हो जाएंगे। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें z बराबर x मिलता है, तो ये x के बराबर होगा और ये भी x के बराबर होगा। इस तरह हमने ये पता लगा लिया है कि इन चारों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। अब हमें इन दोनों के क्षेत्रफल को x के बराबर करना है। चलिए इसे करते हैं। इसके लिए हम त्रिभुज ADC को लेते हैं। मैं त्रिभुज ADC को छायांकित कर रहा हूं। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 2y जमा x होगा। इसे यहां लिखते हैं 2y जमा x। अब त्रिभुज ABD को लेते हैं। इसे भी मैं छायांकित कर देता हूं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 2z जमा x होगा। क्योंकि ये दोनों z के बराबर थे, लेकिन अब ये दोनों x के बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3x होगा। इसे यहां लिखते हैं बराबर 3x। हम जानते हैं कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC के आधार बराबर हैं और इन दोनों की ऊंचाई भी बराबर है। हम यहां एक उन्नतांश खींच सकते हैं जो कुछ इस तरह का होगा। प्रत्येक बार हम यहां प्रयोग किए गए तर्क का ही प्रयोग कर रहे हैं ताकि प्रत्येक त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध कर सकें। तो यहां ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2y जमा x बराबर 3x। अब अगर दोनों पक्षों से x घटाते हैं तो हमें 2y बराबर 2x मिलता है। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें y बराबर x मिलता है। इस तरह हमने इसे सिद्ध कर लिया है। हमने इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक मध्यिका खींची है। तो हमने यहां 3 मध्यिका खींची है और ये तीनों मध्यिका यानी मीडियन एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिका होती हैं और ये तीनों उस त्रिभुज को 6 छोटे त्रिभुजों में बांटती हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं।